नमस्कार साथियों, हिंदी ज्ञान धारा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, हमने पिछली कक्षा में हिंदी साहित्य इतिहास के आदिकाल से संबंधित अति महत्वपूर्ण व विगत परीक्षाओं में आए हुए प्रश्नों के बारे में अध्ययन किया था। आज की कक्षा में हम और आदिकाल से संबंधित अति महत्वपूर्ण व विगत परीक्षाओं में आए हुए प्रश्नों के बारे में अध्ययन करेंगे। आज का अपना पहला प्रश्न है, उत्तर अपभ्रंश के नामकरण के संबंध में असुमेलित है। उत्तर अपभ्रंश के नामकरण के संबंध में असुमेलित विकल्प है। ए, पुरानी हिंदी चंद्रधर शर्मा गुलेरी, पुरानी हिंदी चंद्रधर शर्मा गुलेरी। बी, अवहट भोला शंकर व्यास, बी, अवहट भोला शंकर व्यास। सी, देसिल बनिया विद्यापति, सी, देसिल बनिया विद्यापति। डी, इनमें से कोई नहीं। उत्तर अपभ्रंश के नामकरण के संबंध में असुमेलित विकल्प है। ए, पुरानी हिंदी चंद्रधर शर्मा गुलेरी, बी, अवहट भोला शंकर व्यास। सी, देसिल बनिया विद्यापति। डी, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा डी। सही आंसर होगा डी। देखिए, पुरानी हिंदी चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कहा है, अवहट भोला शंकर व्यास ने कहा है और उत्तर अपभ्रंश को देसिल बनिया विद्यापति ने कहा है। तो सभी विकल्प सुमेलित है। सच्चे अर्थों में माना जाने वाला हिंदी साहित्य का पहला इतिहास द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के रचयिता कौन है? ए, गारसा द तासी, बी, जॉर्ज ग्रियर्सन। सी, गिलक्राइस्ट। डी, जोशुआ कैटलर। इस सच्चे अर्थों में माना जाने वाला हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के रचयिता कौन है? ए, गारसा द तासी, बी, जॉर्ज ग्रियर्सन। सी, गिलक्राइस्ट। डी, जोशुआ कैटलर। इसका सही आंसर होगा बी, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के रचयिता जॉर्ज ग्रियर्सन है और गारसा दत्तासी ने पहला ग्रंथ हिंदी साहित्य के इतिहास का पहला ग्रंथ लिखा जो फ्रेंच भाषा में था, हिस्toire de la littérature हिंदुस्तानी। उत्तर अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहने वाले प्रथम विद्वान। उत्तर अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहने वाले प्रथम विद्वान। ए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। बी, राम कुमार वर्मा। सी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। डी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। उत्तर अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहने वाले प्रथम विद्वान। ए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। बी, राम कुमार वर्मा। सी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। डी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। इसका सही आंसर होगा डी। उत्तर अपभ्रंश को पुरानी हिंदी यानी अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहने वाले प्रथम विद्वान चंद्रधर शर्मा गुलेरी थे। आदिकालीन साहित्य से संबंधित इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? ए, दोहा आदिकालीन अपभ्रंश का प्रमुख छंद है। दोहा आदिकालीन अपभ्रंश का प्रमुख छंद है। बी, दोहा कोशों और चर्या गीतों की भाषा शैली में कोई अंतर नहीं है। बी, दोहा कोशों और चर्या गीतों की भाषा शैली में
कोई अंतर नहीं है। सी चर्या पद एक प्रकार के गीत होते हैं जो सामान्यतः अनुष्ठान के समय गाए जाते हैं। डी आदिकालीन बौद्ध सिद्धों ने दोहा कोशों के साथ साथ चर्या पदों की रचना की है। आदिकालीन साहित्य से संबंधित इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? ए दोहा आदिकालीन अपभ्रंश का प्रमुख छंद, बी दोहा कोशों और चर्या गीतों की भाषा शैली में कोई अंतर नहीं है, सी चर्या पद एक प्रकार के गीत होते हैं जो सामान्यतः अनुष्ठान के समय गाए जाते हैं, डी आदिकालीन बौद्ध सिद्धों ने दोहा कोशों के साथ साथ चर्या पदों की रचना भी की है। तो इसका सही आंसर होगा बी, ने दोहा कोशों और चर्या गीतों की भाषा शैली में कोई अंतर नहीं है। तो इन दोहा कोशों और चर्या गीतों की भाषा शैली में अंतर होता है, दोनों में क्या होता है? अंतर होता है। आदिकालीन साहित्य से संबंधित है कि दोहा आदिकालीन अपभ्रंश साहित्य का छंद है और चर्या पद एक प्रकार के गीत होते हैं। चर्या पद एक प्रकार के गीत होते हैं, चर्या पद एक प्रकार के गीत होते हैं और दोहा आदिकालीन अपभ्रंश साहित्य का क्या होता है? छंद होता है। रचना और रचनाकार की दृष्टि से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? ए प्रबंध चिंतामणि विनय चंद्र सूरी, बी पाहुड़ दोहा राम सिंह, सी नेमिनाथ चरिव हरिभद्र सूरी, भविष्यत का धनपाल। रचनाकार और रचना की दृष्टि से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? ए प्रबंध चिंतामणि विनय चंद्र सूरी, बी पाहुड़ दोहा राम सिंह, सी नेमिनाथ चरिव हरिभद्र सूरी, डी भविष्यत का धनपाल। इसका सही आंसर होगा ए प्रबंध चिंतामणि विनय चंद्र सूरी का ग्रंथ नहीं है, यह है मेरुतुंग का है। मेरुतुंग का है प्रबंध चिंतामणि, मेरुतुंग का है, पाहुड़ दोहा राम सिंह का है, नेमिनाथ चरिव हरिभद्र सूरी का है और भविष्यत का धनपाल का है। तो सही आंसर होगा ए। जसर चरित्र के लेखक है, जसर चरित्र के लेखक है ए स्वयंभू, बी पुष्पदंत, सी धनपाल, डी अब्दुल रहमान। जस हर चरित्र के लेखक है ए स्वयंभू, बी पुष्पदंत, सी धनपाल, डी अब्दुल रहमान। इसका सही आंसर होगा बी, जसर चरित्र के लेखक है पुष्पदंत। जसर चरित्र के लेखक है पुष्पदंत और पुष्पदंत को अपभ्रंश का वेदव्यास व बहुभूति कहा जाता है। अपभ्रंश का वेदव्यास व बहुभूति कहा जाता है। दब सहाउपयास नामक अपभ्रंश में लिखित ग्रंथ की रचना किसने की? दब सहाउपयास नामक अपभ्रंश में लिखित ग्रंथ की रचना किसने की? ए आसगु, बी शालिभद्र सूरी, सी देवसेन, डी जिंदम सूरी। ए आसगु, बी शालिभद्र सूरी, सी देवसेन, डी जिंदम सूरी। इसका सही आंसर होगा सी
निदब साव पयास नामक अपभ्रंश में लिखित ग्रंथ की रचना देवसेन ने की। आदिकालीन हिंदी साहित्य में श्रृंगार रस की धारा किस कृति से उद्भूत मानी जाती है? आदिकालीन हिंदी साहित्य में श्रृंगार रस की धारा किस कृति से मानी जाती है? ए महापुराण, बी पवनचरिऊ, सी पाहुड़ दोहा, डी संदेश रासक। यानी आदिकालीन साहित्य में श्रृंगार रस की धारा किस कृति से उद्भूत मानी जाती है? ए महापुराण से, बी पवनचरिऊ से, सी पाहुड़ दोहा से, डी संदेश रासक से। इसका सही आंसर होगा डी संदेश रासक से आदिकालीन हिंदी साहित्य में श्रृंगार रस की धारा का उद्भूत माना जाता है। महापुराण पुष्पदंत का है, पवनचरिऊ स्वयंभू, पाहुड़ दोहा रामसिंह और संदेश रासक अब्दुल रहमान का है। सिद्ध साहित्य के बारे में सत्य कथन है। सिद्ध साहित्य के बारे में सत्य कथन है। ए सिद्धों में पंचमकार की दुष्प्रवृत्ति देखने को मिलती है तथा पंचमकार में मांस, मदिरा, मैथुन, मुद्रा और मछली आते हैं। निषिद्धों में पंचमकार की दुष्प्रवृत्ति देखने को मिलती है तथा पंचमकार में मांस, मदिरा, मैथुन, मुद्रा और मछली आते हैं। बी सिद्धों की संख्या 84 मानी गई है। सिद्धों की संख्या 84 मानी जाती है। सी बिहार का नालंदा और तक्षशिला विद्यापीठ इनके प्रमुख स्थल रहे हैं। बिहार का नालंदा और तक्षशिला विद्यापीठ इनके प्रमुख स्थल रहे हैं। डी उपरोक्त सभी। तो सिद्ध साहित्य के बारे में सत्य कथन है। ए कि सिद्धों में पंचमकार की दुष्प्रवृत्ति देखने को मिलती है, ये सही है। तथा पंचमकार में मांस, मदिरा, मैथुन, मुद्रा और मछली ये भी सही है। सिद्धों की संख्या 84 मानी गई है। बिहार का नालंदा और तक्षशिला विद्यापीठ इनके प्रमुख स्थल रहे हैं, ये भी सही है। तो अपना आंसर सही आंसर होगा डी उपयुक्त सभी, यानी कि इसमें सभी सिद्ध साहित्य से के बारे में सत्य कथन है। प्राकृत पेंगलम किस विषय पर केंद्रित है? प्राकृत पेंगलम किस विषय पर केंद्रित है? ए न्याय शास्त्र पर, बी छंद शास्त्र पर, सी दर्शन शास्त्र पर, डी काव्य शास्त्र पर। प्राकृत पेंगलम किस विषय पर केंद्रित रचना है? ए न्याय शास्त्र पर, बी छंद शास्त्र पर, सी दर्शन शास्त्र पर, डी काव्य शास्त्र पर। इसका सही आंसर होगा बी प्राकृत पेंगलम छंद शास्त्र से संबंधित है। प्राकृत पेंगलम छंद शास्त्र से संबंधित रचना है। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन कार्य से संबंध लेखकों को सही कालक्रम में लगाए। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन कार्य से संबंध लेखकों को सही कालक्रम में लगाए। ए मिश्रबंधु, बी जॉर्ज ग्रियर्सन, जॉर्ज ग्रियर्सन, शिव सिंह सेंगर, गारसा दत्तासी, बी गारसा दत्तासी, शिव सिंह सेंगर, जॉर्ज ग्रियर्सन, मिश्रबंधु, सी जॉर्ज ग्रियर्सन, मिश्रबंधु, शिव सिंह सेंगर, गारसा दत्तासी, डी शिव सिंह सेंगर, जॉर्ज ग्रियर्सन,
मिश्र बंधु, गारसाद तासी। तो हिंदी साहित्य इतिहास लेखन कार्य से संबंध लेखकों का सही कालक्रम होगा। तो सर्वप्रथम हिंदी साहित्य इतिहास लेखन का कार्य प्रारंभ किया गारसाद तासी ने। गारसा दत्तासी, गारसा दत्तासी ने सबसे पहले हिंदी साहित्य इतिहास लेखन का कार्य प्रारंभ किया, जो 1839 में 1839 के बाद शिव सिंह सेंगर ने किया। दूसरे नंबर पे शिव सिंह सेंगर ने 1883 में और उसके बाद शिव सिंह सेंगर के बाद जॉर्ज ग्रियर्सन ने किया 1888 में, और मिश्र बंधुओं ने किया 1913 में। प्रथम 3 भाग 1913 में और अंतिम भाग 1934 में। तो अपना सही आंसर होगा बी, यानी हिंदी साहित्य इतिहास लेखन कार्य से संबंध लेखकों का सही कालक्रम होगा सर्वप्रथम गारसाद तासी, फिर शिव सिंह सेंगर, जॉर्ज ग्रियर्सन और मिश्र बंधु ने। गारसाद तासी ने 1839 में हिंदी साहित्य का इतिहास सर्वप्रथम बार लिखा। गारसाद तासी के बाद 1883 ईस्वी में शिव सिंह सेंगर ने लिखा। उसके बाद 1888 में जॉर्ज ग्रियर्सन ने और 1913 ईस्वी में मिश्र बंधुओं ने हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ लिखा। संस्कृत प्राकृत काव्य कुमारपाल प्रतिबोध के रचनाकार है। संस्कृत प्राकृत काव्य कुमारपाल प्रतिबोध के रचनाकार है। ए वररुचि, बी हेमचंद्र, सी सोमप्रभ सूरी, डी जयानक। संस्कृत प्राकृत काव्य कुमारपाल प्रतिबोध के रचनाकार है। ए वररुचि, बी हेमचंद्र, सी सोमप्रभ सूरी, डी जयानक। इसका सही आंसर होगा सी, यानी संस्कृत प्राकृत काव्य कुमारपाल प्रतिबोध के रचनाकार सोमप्रभ सूरी है। कौन सा नाथ योगी स्त्री मोह में फंस गया था? कौन सा नाथ योगी स्त्री मोह में फंस गया था जिसका गोरखनाथ ने उद्धार किया? यानी कौन सा नाथ योगी स्त्री मोह में फंस गया था जिसका गोरखनाथ ने उद्धार किया? ए चुनकरनाथ, बी चौरंगीनाथ, सी मत्स्येंद्रनाथ, डी गोपीचंदनाथ। ए चुनकरनाथ, बी चौरंगीनाथ, सी मत्स्येंद्रनाथ, डी गोपीचंद। इसका सही आंसर होगा सी, यानी मत्स्येंद्रनाथ स्त्री मोह में फंस गए थे जिसका उद्धार गोरखनाथ ने किया। और कहावत प्रचलित है कि जाग मच्छंदर गोरख आयो। जाग मच्छंदर गोरख आयो, यानी कि जब वह मत्स्येंद्रनाथ स्त्री मोह में फंस जाते हैं और उनका उद्धार गोरखनाथ करते हैं तो उस समय की एक कहावत प्रचलित है कि जाग मच्छंदर गोरख आयो। हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रधान प्रयोजन है। हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रधान प्रयोजन है। ए साहित्य की प्रवृत्तियों और उनकी उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाना। बी उनके आंतरिक बाह्य संघर्ष की गाथा को सरल और सुबोध भाषा में वर्णित करना तथा राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक परिस्थितियों का दिग्दर्शन कराना। सी
साहित्य की प्रेरक शक्तियों के साथ आंतरिक भाव सामंजस्य बिठाना तथा साहित्य की समाज में क्या भूमिका है उसे बतलाना। डी, उपरोक्त सभी यानी हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रधान प्रयोजन क्या है? साहित्य की प्रवृत्तियों और उनकी उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाना। बी, उनके आंतरिक बाह्य संघर्ष की गाथा को सरल और सुबोध भाषा में वर्णित करना तथा राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक परिस्थितियों का दिग्दर्शन कराना। सी, साहित्य की प्रेरक शक्तियों के साथ आंतरिक भाव सामंजस्य बिठाना तथा साहित्य की समाज में क्या भूमिका है उसे बतलाना। और डी, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी यानी हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रधान प्रयोजन उपरोक्त सभी है। असुमेलित निम्नलिखित में से कौन सी पंक्तियां अपने रचयिता से असुमेलित? ए, नाद न बिंदु न रवि न शशि मंडल चेरा साहबे मूलक शरहपाद। बी, जह मन पवन न संचरई रवि शशि नहा पवेश। हेमचंद्र, जन्म अवधि हम रूप निहारल नयन न तिरुपति भेल। विद्यापति। डी, हमीर कज जंजल भणई पोहाणल ये मई जलऊ शारंगधर। तो असुमेलित ए, नाद न बिंदु न रवि न शशि मंडल चेरा साहबे मूलक शरहपाद। ये रचना शरहपाद की है, सही है। दूसरा, जय मन पवन न संचरई रवि शशि नाह पवेश। तो ये रचना, ये पंक्तियां गलत है क्योंकि ये पंक्तियां शरहपाद की है, शरहपाद या शरप्पा की। और जन्म अवधि हम रूप निहारल नयन न तिरुपति भेल ये विद्यापति की है, सही है। हमीर कज जंजल भणई पोहाणल ये मई जलऊ ये सारंगधर की है। आदिकाल के कवि शरहपाद की काव्य परंपरा में विकसित नाथ पंथ के हठ योग का पल्लवन आगे चलकर इनमें से किस कवि में हुआ? यानी आदिकाल के कवि शरहपाद की काव्य परंपरा में विकसित नाथ पंथ के हठ योग का पल्लवन आगे चलकर इनमें से किस कवि में हुआ? ए, जायसी। बी, कबीर। सी, तुलसी। डी, देवसेन। यानी ए, जायसी। बी, कबीर। सी, तुलसी। डी, देवसेन। इसका सही आंसर होगा बी, कबीर। यानी आदिकाल के कवि शरहपाद की काव्य परंपराओं में विकसित नाथ पंथ के हठ योग का पल्लवन आगे चलकर इनमें से कवि कबीर के अंदर हुआ, कबीर के काव्य में हुआ। बौद्ध धर्म के सिद्धांतों में देश की बदलती हुई परिस्थितियों ने जिन नवीन भावनाओं की सृष्टि की उन्हीं के परिणाम स्वरूप सिद्ध साहित्य के प्रादुर्भाव विषय के कथन इनमें से किसका है? ए, रामकुमार वर्मा। बी, धीरेन्द्र वर्मा। सी, गणपति चंद्रगुप्त। डी, मिश्र बंधु। ए, रामकुमार वर्मा। बी, धीरेन्द्र वर्मा। सी, गणपति चंद्रगुप्त। डी, मिश्र बंधु। इसका सही आंसर होगा ए, बौद्ध धर्म के सिद्धांतों में देश की बदलती हुई परिस्थितियों ने जिन नवीन भावनाओं की सृष्टि की उन्हीं के परिणाम स्वरूप सिद्ध साहित्य के प्रादुर्भाव विषय के कथन इनमें से किसका है? डॉक्टर रामकुमार वर्मा। डॉक्टर रामकुमार वर्मा का कथन है। भट्टेश्वर बाहुबली राज इनमें से किस काव्यधारा का ग्रंथ है?
भरतेश्वर बाहुबलीरास इनमें से किस काव्य धारा का ग्रंथ है? ए जैन साहित्य, बी रासो साहित्य, सी सिद्ध साहित्य, डी नाथ साहित्य। भरतेश्वर बाहुबलीरास इनमें से किस काव्य धारा का ग्रंथ है? ए जैन साहित्य, बी रासो साहित्य, सी सिद्ध साहित्य, डी नाथ साहित्य। इसका सही आंसर होगा ए जैन साहित्य, यानी भरतेश्वर बाहुबलीरास शालिभद्र सूरी का है, शालिभद्र सूरी द्वारा रचित है। और डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने शालिभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि व भरतेश्वर बाहुबलीरास को हिंदी का प्रथम रचना स्वीकार किया है। निम्न में से कौन सी रचना शिलांकित है? ए वर्ण रत्नाकर, बी बसंत विलास, सी उक्ति व्यक्ति प्रकरण, डी राउलवेल। निम्नलिखित में से कौन सी रचना शिलांकित है? ए वर्ण रत्नाकर, बी बसंत विलास, सी उक्ति व्यक्ति प्रकरण, डी राउलवेल। इसका सही आंसर होगा डी, यानी रोड़ा कवि कृत राउलवेल एक शिलांकित राउलवेल रचना शिलांकित है और इसके कवि रोड़ा कवि है। और यह 10वीं से 11वीं सदी की एक रचना है, श्रृंगारप्रक रचना है और एक गद्य पद्य की, यानी अर्थात चंपू काव्य है, अर्थात ये एक चंपू काव्य है। वर्ण रत्नाकर, इसके लेखक ज्योतिश्वर ठाकुर। बसंत विलास के कवि का नाम अज्ञात है। उक्ति व्यक्ति दामोदर की। मैथिली और वर्ण रत्नाकर मैथिली हिंदी में रचा हुआ है। वर्ण रत्नाकर मैथिली हिंदी में रचित ज्योतिरीश्वर ठाकुर का है और उक्ति व्यक्ति प्रकरण दामोदर शर्मा का है। निम्नांकित में से अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचना कौन सी है? निम्नांकित में से अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचना कौन सी है? ए खुमान रासो, बी ढोला मारूरा दुहा, सी भरतेश्वर बाहुबलीरास, डी जय मयंक जस चंद्रिका। निम्नांकित में से अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचना कौन सी है? ए खुमान रासो, बी ढोला मारूरा दुआ, सी भरतेश्वर बाहुबलीरास, डी जय मयंक जस चंद्रिका। इसका सही आंसर होगा सी भरतेश्वर बाहुबलीरास अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचना है। खुमान रासो के रचनाकार दलपति विजय हैं। खुमान रासो के रचनाकार दलपति विजय, ढोला मारूद कुशललाभ, भरतेश्वर बाहुबलीरास, शालिभद्र सूरी और जय मयंक जस चंद्रिका मधुकर कवि की है। ग्रियर्सन कृत द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान का हिंदी अनुवाद किसने किया? ग्रियर्सन कृत द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान का हिंदी अनुवाद किसने किया? ए डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त, बी डॉक्टर राम कुमार वर्मा, सी डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय, डी जगदीश गुप्त। यानी जॉर्ज ग्रियर्सन कृत द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान का हिंदी अनुवाद किसने किया? ए किशोरीलाल गुप्त, बी डॉक्टर राम कुमार वर्मा, सी
डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्षण ने, डी जगदीश गुप्त। सही आंसर होगा ए, यानी किशोरीलाल गुप्त ने ग्रियर्सन के ग्रंथ को हिंदी में अनुवाद किया, जबकि लक्ष्मी सागर वार्षण ने गारसाद तासी के ग्रंथ को, गारसाद तासी के ग्रंथ का हिंदी में अनुवाद किया। सांकेतिक अर्थ में रखने के कारण इनकी वाणियों की भाषा को संध्या भाषा कहा गया है। यानी सांकेतिक अर्थ में रखने के कारण इनकी वाणियों को भाषा को संध्या भाषा कहा गया है। ए सिद्धों की सिद्ध, बी नाथ, सी सूफी, डी कबीर। यानी किनकी भाषा को संध्या भाषा कहा गया है? ए सिद्ध, बी नाथ, सी सूफी, डी कबीर। तो सही आंसर होगा ए, यानी सिद्धों की भाषा को संध्या भाषा कहा गया है। आदिकाल के किस कवि की भाषा हिंदी के वर्तमान स्वरूप के सर्वाधिक निकट है? यानी आदिकाल के किस कवि की भाषा हिंदी के वर्तमान रूप के सर्वाधिक निकट है? ए चंद बरदाई, बी अद्यमान, सी विद्यापति, डी अमीर खुसरो। यानी आदिकाल के किस कवि की भाषा हिंदी के वर्तमान रूप के सर्वाधिक निकट है? ए चंद बरदाई, बी अद्यमान, सी विद्यापति, डी अमीर खुसरो। इसका सही आंसर होगा डी, यानी अमीर खुसरो कवि है जिनकी भाषा हिंदी के वर्तमान स्वरूप के सर्वाधिक निकट है, क्योंकि अमीर खुसरो ने खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग किया, खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग किया। पृथ्वीराज रासों में प्रमुख रस कौन सा है? पृथ्वीराज रासों में प्रमुख रस कौन सा है? ए वीर और श्रृंगार रस, बी श्रृंगार और भयानक रस, सी विभत्स और श्रृंगार रस, डी रौद्र और श्रृंगार रस। यानी पृथ्वीराज रासों में प्रमुख रस कौन सा है? ए वीर और श्रृंगार रस, बी श्रृंगार और भयानक रस, सी विभत्स और श्रृंगार रस, डी रौद्र और श्रृंगार रस। इसमें से आंसर होगा ए, पृथ्वीराज रासों में प्रमुख रस वीर और श्रृंगार है। आदिकालीन काव्य की प्रसिद्ध पंक्ति, भला हुआ जो मारिया बहणु मारा कंतु, लजेजम तू वैसी औ जड़ बग्गा घर एंतु, किसके ग्रंथ में मिलती है? ए विद्याधर, बी हेमचंद्र, सी नरपति नाल, डी जगनिक। यानी आदिकालीन काव्य की पंक्ति, भला हुआ जो मारिया बहिणी मारा कंतु, लजे जमतु वैसी अहू जड़ बग्गा घर एंतु, किस कवि के ग्रंथ में ये मिलती है? ए विद्याधर, बी हेमचंद्र, सी नरपति नाल, डी जगनिक। इसमें से आंसर होगा बी, कि ये पंक्तियां हेमचंद्र के ग्रंथ में मिलती है। आज की कक्षा यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।